ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर पे हैं, ठीक है। 27 नंबर पर क्या है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। मतलब ऐसा कण जिसमें ना कोई द्रव्यमान हो ना कोई आवेश हो, लेकिन उसके अंदर रोटेशन हो, यानी घूर्णन हो, प्रचक्रण हो। तो ऐसे में हमारा कण होता है बच्चों न्यूट्रिनो। बता दे रहे हैं, न्यूट्रिनो होता है। न्यूट्रिनो क्यों होता है? तो जब न्यूट्रिनो के बारे में हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाएंगे, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, जिसमें जब आप लोग पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि न्यूट्रिनो का यूज क्या है, कैसे है, ठीक है। और न्यूट्रिनो का थेसिस जो है बच्चों क्यों जन्म लिया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन है, का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है। सी नंबर है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन दिया है बच्चों सदा धनात्मक होती है। देखिए बच्चों, सदा धनात्मक क्यों होती है, बात समझिए। कभी भी परमाणु जो होता है बच्चों, याद रखना, कोई भी परमाणु जो होता है अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। अस्थाई क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी परमाणु को आप चार कैटेगरी में बांट सकते हो, धातु, अधातु, उपधातु और निष्क्रिय गैस, ठीक है। धातुओं की पहचान होती है जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होती है। और धातुओं की पहचान होती है बच्चों जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 होती है। उपधातुओं की पहचान होती है जिनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बच्चों? 4 होती है। निष्क्रिय गैस की पहचान होती है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बच्चों? 8 होती है, बाहरी कक्षा। इसमें से चारों कैटेगरी में निष्क्रिय गैस को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं बच्चों? अस्थाई होते हैं। निष्क्रिय गैस ही केवल अस्थाई होता है, बाकी अस्थाई होते हैं। और अस्थाई होने का मतलब उनके अंदर काफी ऊर्जा होता है। क्या होता है बच्चों? काफी ऊर्जा होता है। और वो अपनी ऊर्जा को खत्म करते हैं बंधन बना के। आप बंधन बनाते हैं अपने बाहरी कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग, ग्रहण और साझा करके। तो जब ये बंधन बनाते हैं तो काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। और ऊर्जा जब उनकी कम हो जाती है तो अस्थाई हो जाते हैं और अणुओं में वो बदल जाते हैं, अणु या यौगिक में। तो कभी भी परमाणु अगर मूल अवस्था में रहता है तो उसकी ऊर्जा हमेशा क्या होती है बच्चों? धनात्मक होती है। और वो अगर अस्थाई हो जाता है, यानी अपना अणु बना लेता है बंधन के फलस्वरूप, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है मूल अवस्था से, ठीक है। ये बात को याद रखना बच्चों। ये सारी बातें हम आगे चल के हम समझाएंगे आप लोगों को। देखिए बच्चों, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? सबसे पहले दिया है अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किरण, ठीक है बच्चों। तो हम आप लोगों को समझाए हैं अल्फा किरणों के प्रकीर्णन से, क्योंकि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों वो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ही था। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से ही रदरफोर्ड ने नाभिक के आकार का परिकलन किया और नाभिक का त्रिज्या भी बताया कि नाभिक की त्रिज्या 10 के घात में -15 मीटर, यानी 1 फर्मी के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया है बच्चों थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और जेम्स चैडविक। दिमाग लगाइए बच्चों, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पता चल जाएगा। नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसने की थी? कैसे की थी? हाँ,
उन्होंने जब अल्फा किरणों को नाभिक पर भेजा तो देखा कि मतलब अल्फा किरणें भी धन आवेशित होती है और नाभिक भी क्या होती है बच्चों, धन आवेशित होती है। और इन दोनों धन आवेशों के बीच में रिपल्सन लगा, तभी बहुत सारे मुख्य किरणें अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। बहुत सारी किरणें तो सीधे निकल गई, बहुत सारी किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई, अब बहुत कम अल्फा किरणें जिस पथ पे गई थी उसी पथ पर वापस आ गई। ठीक है, यानी रदरफोर्ड बार बार आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, रदरफोर्ड बार बार आ रहे हैं, तो रदरफोर्ड को समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना बच्चों, तो रदरफोर्ड को हम समझा दे रहे हैं, बढ़िया से समझा दे। चलिए, तो हम लोग समझते हैं बच्चों आगे चल के रदरफोर्ड के बारे में। नहीं समझने का मन करे तो बोल दीजिए, हम छोड़ देंगे। देखिए बच्चों, समझ के क्या करोगे बोलो, समझ के कुछ होगा है? याद रहेगा? कंपटीशन वाले बैच में तो बच्चे सब अक्सर रटंत विद्या। चलिए ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग और पहले आया कीजिए, तन टाइम मिलेगा तो तन जल्दी जल्दी सिलेबस निकलेगा भाई। इतना केमिस्ट्री, अभी केमिस्ट्री 2 चैप्टर निकालने में इतना टाइम लग रहा है, तो अभी तो केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद हिस्ट्री तो आप लोगों को अमन भैया पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी हम पढ़ा देंगे, पॉलिटी पढ़ा देंगे, इकोनॉमी पढ़ा देंगे। अब सब लोग रॉकी भैया बन जाएंगे तो उतना अच्छा नहीं समझाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम समझाएंगे। अरे घबराते का है, वो हम है तो क्या गम है। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चों ऑटोमिक मॉडल के संदर्भ में। ऑटोमिक मॉडल यानी परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल किसने किसने दिया था बच्चों? परमाणु मॉडल सबसे पहले दिए थे बच्चों जॉन डाल्टन। कौन दिए थे बच्चों? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का सबसे पहला परमाणु मॉडल आप लोगों को पढ़ना होता है बच्चों। जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल कहता है कि परमाणु का आकार जो होता है बच्चों वो गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो होती है बच्चों, इसकी त्रिज्या जो होती है, रेडियस जो होती है, वो 1 एंगस्ट्रम यानी 10 के पावर में -10 मीटर होती है। और जॉन डाल्टन का ऑटोमिक मॉडल ही ऑटोमिक थ्योरी कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? ऑटोमिक थ्योरी यानी परमाणुवाद का सिद्धांत। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी परमाणुवाद का सिद्धांत कहलाया। जॉन डाल्टन ने क्या क्या कहा था बच्चों, इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे जहां तक बात है मेरी। देखिए बच्चों, जॉन डाल्टन के हिसाब से उन्होंने कहा था कि इस संसार में जितने भी मैसिव मटेरियल है यानी द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं, जिनमें द्रव्यमान है, जिनको तराजू पे तौला जा सकता है, वे सारे के सारे एक सूक्ष्म कण से बने हुए हैं। उस सूक्ष्म कण का नाम है परमाणु। इसको न तो काटा जा सकता है, इसको न ही बांटा जा सकता है, इसे न किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और इसी से कोई भी पार्टिकल मतलब बनते हैं, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी यही होता है। ठीक है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही नाश होता है। ठीक है, ये सारी बात बताए थे बच्चों जॉन डाल्टन साहब, और बहुत अच्छा थेसिस दे के गए थे एटॉमिक थ्योरी के बारे में। हम में तुम में खड़ग खम में घट घट व्यापत परमाणु। नहीं समझे? हिरण्यकश्यप जब पूछा था प्रहलाद से कि कहाँ है तेरा भगवान, बता,
तो कहता तो क्या तो प्रहलाद क्या बोलता है कि हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापत राम, हम में तुम में खड़ग खंभ में, इस खंभे में भी है। तो वही खंभे पे जब वो गदा से प्रहार करता है तो नरसिंह अवतार लेते हैं और उसका सीना चीर देते हैं। तो उसी तरह से परमाणु जो है, हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापत परमाणु, यानी इस दुनिया में कौन ऐसी चीज है जो परमाणु से नहीं बना है, जरा हमको बता दीजिए। कौन ऐसी चीज है जो परमाणु से नहीं बना है? यानी एवरीथिंग इज मेड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो परमाणु से बनी है। समझ रहे हो बच्चों? तो चलिए, तो ये चर्चा हो गई, ये बात हम लोग को बता दिए जॉन डाल्टन साहब, और इसके हिसाब से कौन सा थीसिस जन्म ले लिया बच्चों? एटॉमिक थ्योरी। लेकिन इनकी थ्योरी कब गलत हो जाती है? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो जाती है तब हम लोग के आते हैं बच्चों दूसरे नंबर पे जे थॉमसन। जे थॉमसन बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो जाती है तो वो भी बोलते हैं कि एटम का शेप यहाँ पे कैसा है बच्चों? एटम का शेप स्फेरिकल है। स्फेरिकल यानी क्या है बच्चों? गोलाकार है। वो भी कहते हैं कि जी नहीं बाबू, परमाणु का शेप गोलाकार ही होता है। ठीक है, लेकिन अंतर यही है बच्चों कि इसमें खाने वाला भाग ये तरबूजे जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे बच्चों। अरे बहुत अच्छा, हम भी ड्राइंग करते हैं। ये खाने वाला भाग हो गया बच्चों, जो रेड कलर में है ये खाने वाला भाग। ये इसी को उन्होंने प्रोटॉन बोला था। प्रोटॉन बोला था यानी ये प्लस चार्ज है बच्चों। ये कैसा चार्ज है बच्चों? प्लस चार्ज है। ये खाने वाले भाग जो होते हैं यानी ये तरबूजे जैसा है। ठीक है, तब क्वेश्चन कहा गया था कि तब माइनस चार्ज क्या है? तो माइनस चार्ज जो है वो बीज के भांति इसमें धंसे हुए हैं। बीज के भांति इसमें क्या हुए हैं बच्चों? धंसे हुए हैं। समझ रहे हो बच्चों कि नहीं समझ रहे हो? तो इसमें खाने वाला भाग जो है, जो रेड कलर में है बच्चों, जो रेड कलर में है बच्चों, वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन है, और इसको कहते हैं बच्चों ईटिंग पार्ट, खाने वाला भाग। ठीक है, और यहाँ पे जो है बच्चों, जो ग्रीन कलर में है बच्चों, वो क्या है बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किसके भांति काम करते हैं बच्चों? सीड के भांति। यानी हमारा इस मॉडल को हम प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पडिंग मॉडल। इसको किसने दिया था बच्चों? जे थॉमसन ने। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं बच्चों, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, इससे हमारे जानते हो क्या होता है? एटम के न्यूट्रल होने का पता चलता है। एटम का न्यूट्रल होना यानी परमाणु उदासीन होता है। यानी परमाणु उदासीन होता है, सर्वप्रथम किसने बताया? बताइए, परमाणु उदासीन होता है सर्वप्रथम किसने बताया? अरे बाबू, जे थॉमसन ने बताया, क्योंकि उससे पहले तो जॉन डाल्टन बता के गए थे। उससे पहले तो जॉन डाल्टन बता के गए कि केवल परमाणु होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अस्तित्व में लाकर परमाणु को उदासीन होने की सबसे पहली बात हमें किसने बताई बच्चों? जे थॉमसन ने बताई।
यानी एटम हमारा न्यूट्रल होता है, परमाणु क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। एटम हमारा न्यूट्रल होता है, सबसे पहले किसने बताया, परमाणु उदासीन होता है, सबसे पहले हमें बताया बच्चों जे थॉमसन साहब ने। ठीक है बच्चों, तो इस बात को याद रखना, यानी परमाणु के उदासीनता के संदर्भ में सबसे पहले नियम देने वाले कौन थे बच्चों, जे थॉमसन थे। अब आते हैं बच्चों हमारे रदरफोर्ड साहब, उस वक्त से परेशान किए हैं हम लोग को। ठीक है बच्चों, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था मालूम है ना, प्रयोग का नाम बोलिए क्या था। रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट का नाम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या था बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था बच्चों अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, इसको देने वाले कौन थे बच्चों, रदरफोर्ड साहब थे। और इन्हीं के हिसाब से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या निकाला निष्कर्ष, तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं बच्चों। देखिए, इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अपने दो और सहयोगी को लेके किए थे। उन दो सहयोगियों का नाम था बच्चों गाइगर था और मार्सडेन था। ठीक है, इन दोनों सहयोगियों का नाम याद रखेंगे बच्चों, कहीं आ गया, मार्सडेन, मार्सडेन था, दो सहयोगी थे। और इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे किया बच्चों, सबसे पहले इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। क्या लिया बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व कौन होते हैं, आप लोग बच्चों फ्रेंडशिप बैंड पहनते हो, फ्रेंडशिप बैंड पहनते हो ना, देखते होगे, उसका नाम होता है रेडियम, रेडियम नाम होता है फ्रेंडशिप बैंड। देखना थोड़ा वो मतलब बहुत अच्छे कलर में दिखाई देता है, और रात में जब सोओगे तो देखते हो कि उसमें से लाइट निकलता है। अरे वो रेडियम जो होता है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती है, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। इसमें से गामा रेज ही दिखाई देती है, अल्फा रेज और बीटा रेज दिखाई नहीं देती है। इसी गामा रेज के कारण बाबू वो आपका रेडियम बैंड चमकता है, अल्फा बीटा नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो अल्फा बीटा आपके सेल्स को मारती है। तो रेडियम बैंड पहनना बहुत हानिकारक है, लेकिन फिर भी आप लोग पहनते हो तो पहनिए, नया जमाना है, फैशन का दौर है। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। फिर उन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया। क्या लिया बच्चों, गोल्ड फॉयल, यानी सोने का पत्थर। सोना एक ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय होता है और सबसे ज्यादा तन्य होता है। आघातवर्धनीय मतलब उसको पीट के बहुत ज्यादा पतला पत्थर बना सकते हो, तन्य मतलब उसे एकदम पतला से पतला तार खींच सकते हो। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय और सबसे ज्यादा तन्य होने वाले धातु कौन है बच्चों, सोना है। ये आप लोग नोट में लिख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय और तन्य धातु सोना होता है। इसलिए इन्होंने सोने का ही पत्थर लिया, बहुत पतला पत्थर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया। कौन सा प्लेट लिया बच्चों, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है हम अभी समझाएंगे बच्चों। देखिए बच्चों, अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है बच्चों, हम आप लोगों को समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना बच्चों। एक्सपेरिमेंट बहुत मजेदार चीज है बच्चों। सबसे पहले उन्होंने एक कैविटी लिया, उस कैविटी में उन्होंने क्या किया बच्चों, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। कौन सा एलिमेंट लिया बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। फिर उसको बीच से एक चीज से ढक दिया ऐसे,
मतलब एक कूट लगा दिया, बीच में छेद कर दिया बच्चों, नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक प्रतिरोधक लगा दिया, उसके बाद बीच में सोने का पत्थर रख दिया बच्चों, ठीक है। उसके बाद उन्होंने चारों बगल उसको फोटोग्राफिक प्लेट से घेर दिया। ऐसे इस फोटोग्राफिक प्लेट से उन्होंने चारों बगल से इसको घेर दिया। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा है बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व। ये कैसी कैसी किरणों का उत्सर्जन करेगा? अल्फा, बीटा और गामा, बहुत सारी किरणों का उत्सर्जन करेगा। लेकिन यहां से जो निकल के जाएगी बच्चों, वो अल्फा रेज ही होगी। क्या होगी? अल्फा रेज। अल्फा रेज जब सोने के पत्थर से टकराएगी तो ये चारों बगल छिटकेगी, ठीक है। ये ऐसे छिटकेगी, फिर ये ऐसे छिटकेगी, ये ऐसे छिटकेगी, ये ऐसे छिटकेगी, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, अब फिर कुछ अल्फा रेज पीछे बैक वापस आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, तो ये था बच्चों अल्फा रेज। क्या था बच्चों? अल्फा रेज, अल्फा। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन किरणों का उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तीनों के बारे में ढंग से पढ़ाएंगे। और वो हमारा सोने का पत्थर है, ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है। कौन सा प्लेट है बच्चों, बोलिए तो? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट किससे बना होता है बच्चों? याद रखना, फोटोग्राफिक प्लेट आप लोग को मालूम नहीं है। आप लोग पहले जब फोटो खिंचवाने जाते थे, आज से 5 साल 6 साल या 7 साल पहले, तो आप लोग देखते होंगे कि फोटो कैमरा मैन आता होगा, कैमरा लेके खींचता है। खींचने के बाद उसमें से एक काट के निकालता है, ठीक है ना। काट के पतला सा काला काला निगेटिव, वही है फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट रील, अगर उस रील को खोल के खींच दीजिएगा बाबू, लाइट के एथी में आता था तो वो पूरे रील को क्या कर देगा बच्चों? खराब कर देगा, जला देगा। यानी फोटोग्राफिक प्लेट यानी वो जो होता है लाइट के प्रति बहुत एक्टिव होता है, वो तुरंत उसको क्या कर देता है? जला देता है। अब देखिए, फोटोग्राफिक प्लेट अगर पुराने जमाने का निगेटिव होगा तो उसको खुरच के देखिएगा बच्चों, प्लास्टिक निकलेगा। अरे उसको रगड़ के देखिएगा ना, काला काला जो लेप होता है वो हटेगा ना, तो प्लास्टिक दिखाई देगा आपको। प्लास्टिक मतलब पोलोथीन। वो पोलोथीन पे उस पे लेप चढ़ा होता है। लेप किसका चढ़ा रहता है बच्चों? तो सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का। कहीं कहीं ऐसे ऐसे फोटो का जिंक सल्फाइड, नहीं समझ में आया? जिंक सल्फाइड का भी लेप चढ़ा रहता है, या कहीं कहीं पे बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का भी लेप चढ़ा रहता है, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का। तो ये याद रखना आप लोग, फोटोग्राफिक प्लेट जो निगेटिव रील होते हैं उस पर किसका लेप लगा रहता है बच्चों? सिल्वर ब्रोमाइड का। और ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है, केमिकल होता है। लाइट पड़ेगा तुरंत वो सेंसिटिविटी दिखाई देगा और जल जाएगा वो तुरंत, ठीक है ना, काला काला पड़ जाएगा है। नहीं, आप देखिएगा ना, रील को ऐसे देखिएगा अंधेरे के, रील जो होता है उसका कुछ अलग एथी रहता है, और जैसे ही वो लाइट में निकालिएगा बस उसका सारा एथी निगेटिव खराब हो जाता है बच्चों। इसलिए जब तक उसका फोटो नहीं बनता है तब तक उसको कैमरामैन उसको कहता है कि इसको संभाल के रखा जाए। कैमरामैन उसको धूप में नहीं निकालता है। हाँ, पहले वही निकलता है और तब उसको बनाने के बाद तब वो आपको निगेटिव दे देगा, ठीक है। तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, तो ये तो कहानी हो गई सिल्वर ब्रोमाइड की। और ये हमारा सोने का पत्थर है, गोल्ड फॉयल है। अब बीच में ये रोधक है जो रोकता है कि ज्यादा मतलब अल्फा ही जाके इसे टकराए, अन्य किरणें न जाके टकराए, और जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही मात्रा में अल्फा किरणें जाके उसे टकराए, ठीक है बच्चों।
बीटा और गामा को इन्हीं से रोका जाता है, ठीक है ना। अल्फा किरणों को मतलब बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। ये मत समझिएगा कि हमेशा अल्फा निकलते रहता है। जब पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि मतलब इसको अल्फा इतना देर के बाद निकला तो फिर ये अगला अल्फा तो इस तरह से मतलब जब रेडियो एक्टिविटी पढ़िएगा ना तब पता चलेगा कि अल्फा निकलने में कितना समय लग जाता है, बीटा निकलने में कितना समय लगता है। ये नहीं कि मतलब हमेशा ये निकलते रहते हैं, ठीक है ना। एक अंतराल होता है, अंतराल किसी किसी का वर्षों लग जाता है निकलने में, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन वैज्ञानिक है सब, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को कुछ भी करवा सकता है। वो सब तो एलिमेंट ले बना देता है वैज्ञानिक सब, आर्टिफिशियल एलिमेंट, कृत्रिम तत्व। पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो ये सब इनसे अल्फा नहीं निकलवा देगा, मार डंटा के इनको तो बंदर बना देगा साइंटिस्ट सब। ये एलिमेंट है ना, इनको बंदर बना देगा सब। मतलब बिहार पुलिस से भी खतरनाक होते हैं ये सब। कि जो अपराधी नहीं है उसको भी मार मार के अपराधी बना देते हैं। कबूल कर कि तू अपराधी है। उसी तरह से साइंटिस्ट भी बहुत खतरनाक होते हैं सब। कहेंगे तू एलिमेंट है, तू कबूल कर कि तू बंदर है, नहीं कबूल करेगा तो हम तो तुमको बंदर बना ही देंगे, बना देता है सब। अब समझ लीजिए कि लाइट के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करता है। लाइट के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करता है, लेकिन लाइट के ऊपर भी ग्रेविटेशन फोर्स किसने दिखा दिया? आइंस्टीन साहब ने, ब्लैक होल की थ्योरी लगा के। काल छिद्र एक ऐसा जगह है ब्लैक होल अंतरिक्ष में जहां पे लाइट भी जाता है तो वापस नहीं आता है। सबसे ज्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सबसे ज्यादा मजबूत ब्लैक होल का ही होता है, काल छिद्र। यानी समझ लीजिए कि वापस नहीं, मतलब समझ लीजिए दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली चीज लाइट जो जाकर वापस नहीं आ पाती है, तो और तो बातें अलग है। और जबकि लाइट में मास नहीं होता है, तो जिसमें मास नहीं है उसको भी वो नहीं आने दे रहा है, तो जिसके अंदर मास है उसको क्या करेगा? और काल छिद्र का निर्माण तारे की मृत्यु के फलस्वरूप होता है। तारे जन्म लेते हैं, युवावस्था में जाते हैं, फिर वृद्धावस्था में जाते हैं, फिर मर जाते हैं। तो तारे की डेथ के फलस्वरूप ब्लैक होल का निर्माण होता है। तारे दो प्रकार से मरते हैं, एक सुपरनोवा विस्फोट करके और एक ब्लैक होल बना के, ठीक है बच्चों। सुपरनोवा विस्फोट और दूसरा होता है बच्चों ब्लैक होल बना के। कैसा लगा है? समझ में आया? चलिए देखिए बच्चों, तो यहाँ पे समझेंगे बच्चों। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब इन्होंने बताया बच्चों कि परमाणु का आकार ऐसा ही है। केंद्र में एक धन आवेश से आवेशित पदार्थ है, और बाकी जो होता है बच्चों, उन्होंने बोला कि बहुत सारे अल्फा किरणें सीधे निकल गई, ठीक है। बहुत सारी अल्फा किरणें क्या हो गई? सीधे निकल गई। बहुत सारी अल्फा किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई, ठीक है। बहुत कम अल्फा किरणें जिस पथ पे गई उसी पथ पे वापस आ गई। तो उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक धन आवेश से आवेशित एक भारी पदार्थ है, इसीलिए अल्फा किरणें प्रतिकर्षित हुई और अपने पथ पे वापस आ गई, ठीक है। नहीं समझ में आया? टकराई नहीं, रिपल्स हो गई। कैसे टकराएगी? ये प्लस है और अल्फा किरणें भी प्लस होती है। अल्फा किरणें वास्तव में क्या होती है तो समझ लीजिए। अल्फा किरणों का संकेत होता है He2 4 + 2, यानी हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हीलियम का नाभिक बच गया, यानी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस ऑफ हीलियम मतलब हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, ये हीलियम का नाभिक होते हैं, ये धन आवेश से आवेशित होते हैं। तो अगर ये धन आवेश से आवेशित है तो नाभिक भी हमारा किस आवेश से आवेशित है? धन आवेश। और धन आवेश के बीच में कैसा बल लगता है बोलिए तो? प्रतिकर्षण बल। और धन आवेश के बीच में लगने वाले रिपल्सन फोर्स को किसने खोज किया था? सीए कुलम्ब ने। कल पढ़ाए थे ना, ये रिपल्सन फोर्स लगता है धन आवेश और धन आवेश के बीच में। यानी जब समान आवेश रहते हैं,
जब सेम चार्ज रहते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब विपरीत आवेश रहते हैं तो उनमें कैसा बल लगता है बच्चों? आकर्षण बल लगता है। इस बात का खोज किसने किया था बच्चों? बोलिए तो, किसने किया था? सीए कूलम्ब ने। और उस बल को हम कौन सा बल कहें बच्चों? विद्युतीय बल। विद्युतीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या निकला था? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब समझ में आया बच्चों? तो देखिए रदरफोर्ड का यही है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, सॉरी अल्फा स्कैटरिंग है, यहाँ पे एक्स लिख दिए हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए रदरफोर्ड ने कहा कि बहुत सारी अल्फा किरणें सीधे निकल जाती है, इसका मतलब परमाणु के अंदर बहुत सारा स्थान क्या होता है बच्चों? खाली होता है। बहुत सारी अल्फा किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसका मतलब परमाणु के केंद्र में एक धन आवेश से आवेशित पदार्थ है। बहुत कम अल्फा किरणें जिस पथ पे जाती है उसी पथ पर वापस आ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका आकार बहुत ही छोटा है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसी में केंद्रित है। यानी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में केंद्रित होता है, न कि कक्षाओं में। ठीक है, तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पे केंद्रित रहता है? नाभिक में। नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, नाभिक धन आवेश से आवेशित होता है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? 10 के पावर में -15 मीटर होती है। और नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन के तुलना में नगण्य होता है। नाभिक का आयतन यानी नाभिक परमाणु में जितना स्थान घेरता है वो मतलब समझ लीजिए कि वो 0 होता है पूरे परमाणु के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो परमाणु के आयतन के तुलना में नाभिक का आयतन एकदम नगण्य होता है। समझ में आया बच्चों? तो अब समझ में आ गया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन का। उसके बाद हमारे रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का आकार ऐसा होता है बच्चों जैसे सौरमंडल का आकार होता है। जिस तरह से सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है उसी तरह से हमारा नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित है। ठीक है, और जिस तरह से सूर्य के चारों बगल ग्रह कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्तीय पथ पर। अब वृत्तीय पथ पर जब घूमते हैं तो उनके अंदर कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। ये इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय पथ पर घूमेगा तो इसके ऊपर अपकेंद्रीय बल लगता है